परिपथी नियम। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई साल की परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो एम्पीयर का परिपथी नियम बहुत ही आसान है, बस बनाना सिखाया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पहले लिख लेंगे कि इस नियम के अनुसार, मतलब एम्पीयर के परिपथी नियम के अनुसार क्या है, किसी बंद परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो किसी बंद मतलब वह जो परिपथ रहेगा वह बंद परिपथ रहेगा और उसके अंदर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, मतलब यहाँ रेखीय समाकलन मतलब हो जाएगा समाकलन यह हो गया, और किसका समाकलन करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो यहाँ पर जो है वेक्टर लगा लेंगे, तो इसका नाम हो गया कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब यहाँ से लिखेंगे उस परिपथ में बहने वाली धारा के म्यू जीरो गुना होती है। तो बहने वाली धारा के कितने गुना, म्यू जीरो गुना, गुना मतलब गुणा। तो यहाँ लिखेंगे इसका क्या नाम है, रेखीय समाकलन, और धारा, और यह क्या है, इसका नाम क्या है, म्यू जीरो के गुणनफल के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका जो एम्पीयर का परिपथी नियम इसी में छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है। तो कैसे बोलेंगे, किसी बंद परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो इसका नाम हो गया रेखीय समाकलन उस परिपथ में बहने वाली धारा के म्यू जीरो गुना होता है, एम्पीयर का परिपथी नियम कहलाता है। कितना आसान है। तो एम्पीयर का परिपथी नियम का जो सूत्र के माध्यम से इसका जो परिभाषा बना सकते हैं। तो एम्पीयर का जो नियम है तो इसका नियम जो इसी में छिपा हुआ है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो यह नियम आपको याद हो जाएगा। अब यह सूत्र कैसे बना, एम्पीयर का जो परिपथी नियम जो यह सूत्र बना है इसका निगमन करके बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस निगमन को एक एक लाइन समझिएगा, जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एम्पीयर के परिपथी नियम का सूत्र का निगमन, मतलब जो एम्पीयर ने जो ये सूत्र बनाए थे इसका निगमन कैसे किए थे, हम लोग निगमन अब करके सीखेंगे। और यहाँ पे दो क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे एम्पीयर के परिपथी नियम का सूत्र का निगमन, या सिद्ध कीजिए कि एम्पीयर के अनुसार समाकलन बी डी एल के ऊपर जो वेक्टर बराबर म्यू जीरो गुणे आई, ये सूत्र कैसे बना है, अब इसका निगमन करके आप सभी विद्यार्थियों को बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी एक एक लाइन को अच्छे से समझिएगा, जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है एक जो है क्या है, तो यहाँ पे एक जो तार बना हुआ है और तार का क्या नाम है, तो यक्स जो वाई जो है तार है, और उसमें आई एम्पीयर की धारा क्या है, प्रवाहित की जा रही है, और धारा का दिशा जो है कागज के तल के क्या है, यहाँ पर लंबवत है, मतलब 90 अंश के कोण है, लंबवत ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, और इसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है। तो यहाँ पहले कुछ माना लिखना पड़ेगा, माना लिखने के बाद से सूत्र का निगमन आपको बताया जाएगा। तो यहाँ माना को नोट कर लीजिए, माना एक लंबा, माना एक लंबा क्या है, तार, और तार का नाम क्या है, यक्स वाई है, तार क्या है, यक्स वाई है, जिसमें कितना धारा बह रहा है, तो लिखेंगे जिसमें आई एम्पीयर की धारा, आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके अंदर कितना धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है,
कितने एम्पियर का, I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। धारा की दिशा, धारा की दिशा, धारा की दिशा कागज के तल, कागज के तल, कागज के तल लंबवत, लंबवत मतलब 90 अंश का कोण, लंबवत ऊपर की ओर, लंबवत क्या लिखेंगे, ऊपर की ओर, लंबवत ऊपर की ओर उत्पन्न, ऊपर की ओर जो है प्रवाहित हो रही है, ऊपर की ओर जो है क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, हो रही है, हो रही है, तो उत्पन्न हो रही है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है, बी है, तो के नीचे कामा। इतना जो है पहले माना को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए और इस चित्र को 60 स्क्रीन ले लीजिए और यह 60 स्क्रीन लेने के बाद इस चित्र को अपने कॉपी में क्या कीजिए, बना लीजिएगा। अब इसके आगे हम लोग सिद्ध करके निगमन करके बताया जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, तो एम्पियर का जो परिपथी नियम है, अब इसको यहाँ लिख लेंगे। सिद्ध करना है क्या है, समाकलन बी डी एल बराबर क्या लाना है, म्यू 0 गुणे आई, यही सिद्ध करना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ELHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहा जाता है। ELHS में पहले इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समाकलन बी के ऊपर वेक्टर DL। अब यहाँ पे जो है LHS में इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो एक सूत्र आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे क्लास 11 में फिजिक्स में, वेक्टर A इंटू वेक्टर B का फार्मूला होता है AB होता है और क्या होता है, कास थीटा होता है। यह किस क्लास में पढ़े होंगे, तो क्लास 11 में वेक्टर चैप्टर में यह पढ़ाया गया है कि वेक्टर A इंटू वेक्टर B बराबर क्या होता है, AB कास थीटा होता है। तो अब यहाँ पे जो लिखेंगे, अगला लाइन बनाएंगे तो समाकलन हो जाएगा वेक्टर, इसको वेक्टर A कहिए, इसको वेक्टर B कहेंगे, तो सूत्र क्या है, AB कास थीटा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, B बनेगा, DL बनेगा और क्या बनेगा, कास थीटा बनेगा, क्योंकि जब इसका वेक्टर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, BDL कास थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कोण बनेगा, तो एक सरल जो है समांतर रेखा है, तो समांतर है, तो इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे कि वेक्टर जो B है मतलब चुंबकीय क्षेत्र तथा DL जो है, DL क्या है, DL की दिशा जो है, DL की दिशा क्या है, परस्पर समांतर है, परस्पर समांतर है, समांतर मतलब सीधा जो है समांतर है। तो जब समांतर रहता है तो याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र और DL के बीच में अगर समांतर है तो कोण जो बनता है, यहाँ लिख लेंगे DEL और यहाँ लिखेंगे कास, तब हो जाएगा 0 अंश। कब रखेंगे 0 अंश, जब चुंबकीय क्षेत्र और DL की जो दिशा जब समांतर होती है, तो याद रखेंगे थीटा के जगह पे कितना रखेंगे, 0 अंश नोट करेंगे। तो अब अगला लाइन जो बनेगा क्या बनेगा, BDL कास 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1 रख लेंगे और 1 में जब गुणा करेंगे तो BDL हो जाएगा। तो अब इसमें से जो बाहर जब निकलेगा, यहाँ बराबर करते चलेंगे और इसमें से जो B जो है बाहर आ जाएगा, क्योंकि समाकलन जो करेंगे किसके सापेक्ष करेंगे, DL के सापेक्ष करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है सूत्र होता है, अभी पिछले वीडियो में भी बताया गया है कि समाकलन अगर dx हो तो क्या बनता है, x बनता है। इस सूत्र को आप लोग याद भी कर लिए होंगे, समाकलन dx का क्या होता है, x होता है। इसी प्रकार समाकलन अगर dl है तो क्या बनेगा, b गुणे
क्या हो जाएगा, यल। तो यल का नाम क्या है, तो यल का जो नाम है वृत्ताकार जो है, जो वृत्ताकार कुंडली है उसकी लंबाई है, वृत्त की लंबाई। और वृत्त की लंबाई किसके बराबर होता है, तो वह वृत्त की जो लंबाई है वह परिधि के क्या होता है, बराबर होता है। तो एक बार चित्र को और समझेंगे, जो चित्र बनाया गया है उस चित्र के बारे में समझ लेंगे। तो यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है यह वृत्ताकार है, वृत्त बना हुआ है। तो इस वृत्त में ध्यान से देखेंगे, यह वृत्त की जो टोटल जो लंबाई है वह किसके बराबर होगा, तो परिधि के बराबर होगा। लंबाई किसके बराबर होता है, परिधि। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसकी त्रिज्या है वह क्या है, आर है। तो इसकी लंबाई कितने के बराबर हुआ, परिधि का। और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। तो अब यहाँ पे जो है b का मान रखेंगे। तो b का मान क्या है, b का मान क्या होता है, तो यहाँ परिधि का, पहले यहाँ परिधि के जगह पे लिखेंगे 2πr हो जाएगा। परिधि हो गया, यल के जगह पे 2πr रखेंगे। और b बराबर आप सभी पढ़े हैं कि एक सीधा जो रेखा रहता है उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो 2π μ0/2πi बटा क्या होता है, आर होता है। इसका सूत्र का निगमन कराया जा चुका है कि एक जो है ऋजुरेखी रेखा में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र क्या होता है, तो μ0/2πi/r। अब यह दो मान को यहाँ पे रख लेंगे। तो b के जगह पे क्या रखेंगे, μ0 क्या है, 2π हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा i बटा क्या होगा, r होगा। और यल का मान जो कितना निकला है, तो यल जो परिधि के बराबर है तो क्या लिखेंगे, 2πr हो जाएगा। तो अब यहाँ कट जाएगा, 2π से 2π को काट देंगे, r से r को काट देंगे, तो बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर μ0 गुणे आई बचेगा। तो और यह जो सूत्र किसका आ गया, तो यह RHS आ गया। मतलब यही हमको सिद्ध करना था। यह किसके नियम है, तो एम्पियर के परिपथी नियम लाना था। तो यहाँ लिख लेंगे अब अतः सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः समाकलन क्या था, वेक्टर b था। और dl जो था किसके बराबर आ गया, तो लिखेंगे μ0 गुणे किसके बराबर आया, आई का बराबर आ गया। तो यह जो किसका सूत्र आ गया, एम्पियर का परिपथी नियम का जो है सूत्र का निगमन बताया गया। तो यह सूत्र का निगमन आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नीचे लिख लेंगे यही एम्पियर का, यही लिखेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम का क्या है, परिपथी नियम का सूत्र है। परिपथी नियम का क्या है, सूत्र है। तो इस सूत्र को यहाँ नीचे लिख लेंगे, यही एम्पियर का परिपथ। कुंडली धारा मापी जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है, तो निलंबित कुंडली धारा मापी, और दूसरा का नाम है किलंकित कुंडली धारा मापी। 2 हमको कुंडली पढ़ना है। पहला हम लोग पढ़ेंगे निलंबित कुंडली धारा मापी, उसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग किलंकित कुंडली धारा मापी क्या होता है। तो निलंबित कुंडली धारा मापी के बारे में अब समझेंगे। तो अब यहाँ पे नोट कर लेंगे हेडिंग को कि निलंबित कुंडली धारा मापी। अब निलंबित कुंडली धारा मापी क्या होता है, तो ये चित्र पहले समझ लेंगे कि यह जो चित्र बना हुआ है यह किसका चित्र है, निलंबित कुंडली धारा मापी का यह चित्र बना हुआ है। अब यह निलंबित कुंडली धारा मापी यह कैसा उपकरण है, किसके काम में आता है, और उसकी रचना क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, सब आपको बताया जाएगा। तो पहले इसके बारे में समझेंगे कि निलंबित कुंडली जो धारा मापी होता है एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से वैद्युत धारा का संसूचन मतलब खोजना, वैद्युत धारा को खोजना एवं मापन के लिए किया जाता है। क्या कहलाता है, निलंबित कुंडली धारा मापी कहलाता है। मतलब धारा मापी का जो संसूचन होता है, मतलब खोजना होता है, वह किस कुंडली से प्रयोग किया जाता है, तो निलंबित कुंडली धारा मापी से किया जाता है। और यह किस पर आधारित होता है, तो बल युग्म आघूर्ण के
घटना पर क्या होता है, आधारित होता है। और इसके जो रचना क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या बने हुए हैं, सबके बारे में आपको समझना है। तो पहले यहाँ से चालू होगा कि एक आयतकार कुंडली एल्युमिनियम का है। किसका है, यह बना हुआ किसका, एल्युमिनियम का फ्रेम लगा हुआ है। किसका, एल्युमिनियम का फ्रेम लगा हुआ है। और लिखेंगे जो फ्रेम के ऊपर जो है कापर के तार द्वारा लपेट कर बनाई जाती हैं। किसके, तांबे के तार या कापर के तार को लपेट करके इसको क्या किया गया है, बनाई गई हैं। और इसकी कुंडली में फास्फर देखिए, फास्फर ब्रांच के पत्ती लगा होता है। क्या है, फास्फर ब्रांच की क्या है, पत्ती के सहायता से दो चुंबक, पहला चुंबक का नाम क्या है, कौन ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्यान दीजिए यहाँ पे कितने ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में उसको क्या किया गया है, लटका दिया गया है। किसको लटका दिया गया है, तो एल्युमिनियम का फ्रेम है। और इस पे किसकी पत्ती लगा हुआ है, तांबे के तार के इसके ऊपर पत्ती लगा हुआ है। और यह जो पत्ती देख रहे हैं फास्फर ब्रांच की, ये पत्ती लगा हुआ है। और इसको जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में क्या किया गया है, इसको लटका दिया गया है। पत्ती का ऊपरी सिरा एक मरोड़ टोपी लगा है। ये जो देख रहे हैं मरोड़ टोपी किसके ऊपर लगा है, तो यहाँ लिख लेंगे कि पत्ती के ऊपरी सिरा, पत्ती मतलब यह फास्फर ब्रांच की पत्ती के सबसे ऊपरी सिरा पे क्या लगा हुआ है, मरोड़ टोपी लगा हुआ है, याद रखिएगा। तथा निचले सिरे में स्प्रिंग लगा है। नीचे सिरे में क्या लगा है, स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है। और लिखेंगे कुंडली के भीतर एक नर्म लोहे की क्रोड सी लगा है। यह कुंडली के बीच में क्या लगा हुआ है, लोहे की क्रोड जो है सी को रख दिया जाता है, जिसमें आयतकार लूप के प्रबल चुंबकीय क्षेत्र इसमें क्या होता है, स्थापित हो जाता है। और निलंबन पत्ती के नीचे एक दर्पण, ध्यान देंगे निलंबन जो बना हुआ है पत्ती के नीचे, इसका नाम है निलंबन पत्ती है। और उसके नीचे जो देखेंगे एक दर्पण लगा हुआ है, मतलब शीशा लगा हुआ है। अब ये शीशा क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसके सहायता से विक्षेपण कोण और मुख्य धारा का पाठ्यांक, मतलब मुख्य धारा इसमें क्या है और विक्षेपण कोण कितना बना हुआ है, इसमें देखा जाता है। तो समझ में आ गया होगा। और T1 में जो लिखेंगे, T1 में प्रवेश किया जाता है। T1 में क्या किया जाएगा, इसमें प्रवेश करते हैं। और जो है T2 से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। क्या बाहर निकल जाते हैं, धारा, मतलब T1 से धारा जो है किस में प्रवेश किया जाता है, पहले T1 से, और किससे धारा निकल जाते हैं, T2 से निकल जाते हैं। तो अब इसके बारे में जो है आप सभी विद्यार्थी यहाँ नोट करते चलिए। चित्र समझ लिए होंगे, चित्र के बारे में आपको अच्छे से बताया जा चुका। तो यहाँ लिखेंगे अब कि निलंबित कुंडली धारा मापी। तो निलंबित कुंडली धारा मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वैद्युतधारा का क्या किया जाता है, संसूचन किया जाता है, खोजना होता है एवं मापन के लिए किया जाता है। और यह बल युग्म आघूर्ण के घटना पे क्या होता है, आधारित होता है। मतलब यह जो उपकरण बना हुआ है वह वैद्युतधारा का खोजना और उसका मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह बल युग्म आघूर्ण के आधार पे क्या करता है, कार्य करता है। अब यहाँ रचना लिख लेंगे। रचना क्या है, तो लिखेंगे इसमें एक आयतकार कुंडली होता है। जो यहाँ पर आयतकार कुंडली जो देख रहा है, आयतकार कुंडली किसका है, जो एल मतलब एल्युमिनियम का फ्रेम के ऊपर कापर के तार लपेट कर बनाई जाती हैं। इस पर किसका तार लपेट दिया जाएगा, तांबे के तार इस पर लपेट करके बनाई जाती हैं। इस कुंडली में फास्फर ब्रांच की पत्ती के सहायता से दो चुंबक उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के बीच लटका दिया जाता है। मतलब इसको जो है क्या बना हुआ है, एल्युमिनियम के फ्रेम को और तांबे के तार जो लपेटा गया है, इसको किससे लटका दिया जाएगा, फास्फर ब्रांच की पत्ती को दोनों ध्रुवों के बीच में क्या किया गया है, लटका दिया गया है। अब लटका दिया जाता है। पत्ती के ऊपरी सिरा एक मरोड़ टोपी तथा निचला सिरा स्प्रिंग जुड़ा होता है। मतलब यह जो है इसके सबसे ऊपरी भाग में कौन टोपी लगा है, मरोड़ टोपी लगा है। और इसके नीचे सिरे पे देखेंगे तो क्या लगा है, स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग जुड़ा रहता है। कुंडली के भीतर एक नर्म लोहे की क्रोड सी को रख दिया जाता है। मतलब इस कुंडली के अंदर जो है ये क्या है, नर्म लोहे का क्रोड को रख दिया जाता है, जिसे
आयताकार लूप में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। निलंबन पत्ती के नीचे, याद रखेंगे, निलंबन पत्ती के नीचे एक दर्पण, यहाँ दर्पण यम जो दिखाई दे रहा है दर्पण है, यहाँ दर्पण यम लगा रहता है, जिसकी सहायता से क्या होता है, विक्षेपण मापन करना होता है। अब यहाँ लिखेंगे किसका विक्षेपण कोण मापा जाता है, किसका मतलब किसमें, दर्पण में जो होता है विक्षेपण कोण तथा मुख्य धारा का पाठ्यांक क्या होता है, पढ़ा जाता है। और धारा जिसका मापन करना होता है वह T1 में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, और किस में से आपका बाहर निकल जाते हैं, T2 से क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इसे अपने नोट में बना लीजिए और इसे अपने कॉपी में, इसको जो है रचना के बारे में यहाँ पे बताया गया, जो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, लिख लीजिए और इसे 2 बार पढ़िएगा, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो निलंबित कुंडली धारा मापी का चित्र आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि यह एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है और इसमें जो है तांबे की पत्ती लगी होती है, इस पर तांबे के तार इस पर लपेट दी जाती है और फास्फोर ब्रांच के पत्ती से इसको दोनों चुम्बक के ध्रुवों में क्या किया जाता है, लटका दिया जाता है। और इसके जो सबसे ऊपरी भाग पर कौन टोपी लगी होती है, मरोड़ टोपी लगी होती है, और नीचे वाले सिरे पे क्या लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है। तो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे दर्पण लगाया जाता है। तो दर्पण को क्यों लगाया जाता है, क्योंकि विक्षेपण कोण का मान और मुख्य धारा का जो पाठ्यांक होगा, जो मान निकलेगा, उसमें पढ़ा जाता है। धारा जिसका आपका मापन करना होता है वह T1 में क्या किया जाता है, प्रवेश करता है और निलंबित होकर कुंडली से होकर T2 सिरों से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि निलंबित कुंडली धारा मापी क्या है। अब इसके सिद्धांत के बारे में समझेंगे कि इसका सिद्धांत क्या है। तो अब सिद्धांत के बारे में समझेंगे। यदि धारा मापी कुंडली में I एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस पे लगने वाला बल युग्म आघूर्ण क्या हो, टाउ है। तो अब यहाँ पे जो धारा मापी कुंडली है उस कुंडली में कितना धारा भेजा जाएगा, तो I एम्पियर की धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उस पे लगने वाले बल युग्म आघूर्ण जो होते हैं टाउ का सूत्र क्या होता है, NIAB साइन थीटा होता है। मतलब यह बल आघूर्ण का सूत्र है। अब यहाँ थीटा बराबर जो लिखेंगे, थीटा बराबर है 90 अंश रख लिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टाउ बराबर हो जाएगा, N होगा, I होगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, साइन लिख लेंगे और थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, 90 अंश रख लेंगे। तो अब टाउ बराबर क्या बन गया, अब लिखेंगे यहाँ पर NIAB साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि यह लंबवत मतलब 90 अंश का कोण पे बनता है यह बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण के जगह पे या बल आघूर्ण का जब मान निकालेंगे तो थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पर 90 अंश रखेंगे और 90 अंश साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। और 1 में जब गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, NIAB हो जाएगा और यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो समीकरण 1 कैसे बना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है वह 90 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ NIAB साइन थीटा था तो साइन 90 अंश रखेंगे, साइन 90 अंश का मान 1 होता है और 1 में जब गुणा करेंगे तो NIAB हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे यदि कुंडली में I एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है तो विक्षेपण कोण किसे है, फाई से, और मरोड़ी दृढ़ता जो है, मरोड़ी दृढ़ता को किससे प्रदर्शित करेंगे, सी है। तो यहाँ पर जो बल युग्म आघूर्ण टाउ का जो सूत्र होता है वह सी जो है क्या होता है, मरोड़ी विक्षेपण कोण होता है। या सी का नाम क्या है, मरोड़ी दृढ़ता होता है। मतलब बल युग्म आघूर्ण का जो सूत्र यहाँ बना है किसके किसके पदों में बना है, तो विक्षेपण कोण है और क्या है, मरोड़ी दृढ़ता है। अब इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ समीकरण 1 में देखेंगे यहाँ पर भी टाउ है और यहाँ पर भी देखेंगे टाउ है। अब दोनों मान जब यहाँ पे टाउ है तो लिख देंगे समीकरण 1 का जो मान निकला है वह समीकरण 2 में रख लिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का जो मान निकला है, मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख लिया जाएगा। समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में जब रख लेंगे तो
क्या बनेगा समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ टाउ को हटा देंगे और एन आई ए बी यहाँ पे रख लेंगे। क्या बन जाएगा एन आई ए बी। यह किसका मान था, समीकरण 1 का मान था, टाउ का बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे सी और यह क्या हो जाएगा फाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आई को रोक लेंगे। अब यहाँ आई बराबर क्या बनेगा, तो आई बराबर हो जाएगा सी फाई बटा और ये क्या बनेगा यन, नीचे क्या क्या जाएगा यन ए बी नीचे चला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे यन ए बी हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो है इसको लिख लेंगे, यहाँ पर आई बराबर लिखेंगे और आई बराबर लिखने के बाद से अब यहाँ पे जो है सी क्या है, यहाँ पर सी बटा एन ए बी और यहाँ लिख लेंगे आपका फाई। अब इतना जो है एन बटा जो है सी बटा एन ए बी जो है इतना के स्थान पर याद रखिए कि इतना के स्थान पे हम लोग के लिख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे के बराबर हो जाएगा सी बटा एन ए बी हो जाएगा और यहाँ लिख लीजिएगा चूंकि सी क्या है के क्या है, तो के क्या हो जाएगा वह नियतांक हो जाएगा, तो के बराबर सी बटा एन ए बी। अब सी बटा एन ए बी के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा वह के हो जाएगा और क्या बनेगा फाई। अभी इसका आगे हम लोग इसका प्रयोग किया जाएगा, तो पहले आप यहाँ पर जो है के स्थान पे क्या लिखेंगे सी बटा एन ए बी के स्थान पे क्या लिख देंगे के लिख देंगे। अब यह जो अगर के को जब हटा देंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ के को जब हटाएंगे तो यहाँ बनेगा आई और यह बन जाएगा अनकर्मानुपाती भी कहा जाता है इसको या समानुपाती भी कहा जाता है। तो यहाँ क्या आ गया आपका आई जो है समानुपाती जो है फाई का आ गया। तो यहाँ पे इसके सिद्धांत में जो है में इतना लिखना रहता है और यह लिखेंगे कि जल कुंडली धारा मापी में जो प्रवाहित धारा होता है वह विक्षेपण कोण के क्या होता है समानुपाती होता है। तो यहाँ लिख लेंगे आपका जो आई का नाम क्या है धारा है, तो लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पर चल कुंडली धारा मापी क्या है चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी में प्रवाहित धारा, चल कुंडली धारा मापी में क्या लिखेंगे प्रवाहित धारा विक्षेपण कोण कि क्या है समानुपाती होते हैं, विक्षेपण कोण के समानुपाती होता है। तो समझ में लाइन अच्छे से समझिएगा, जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चुम्बक है, चुम्बक का नाम क्या है यस और यल लिखा गया है, मतलब यह दक्षिणी ध्रुव और यह उत्तरी ध्रुव है और इसकी टोटल लंबाई क्या है, तो इसकी टोटल लंबाई 2l है और इसके मध्य बिंदु क्या है ओ है। ओ से आर दूरी पर, ओ से कितनी दूरी पर आर दूरी पर एक बिंदु पी है और इस बिंदु पर जो पी बिंदु है इस बिंदु पर जो है वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की यहाँ पे क्या करेंगे गणना करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो आर दूरी पर कितना होगा इसमें निगमन करके बताया जाएगा। तो यहाँ पर टोटल लंबाई क्या था 2l था, लेकिन अगर मध्य बिंदु O है तो इसका जो आधा लंबाई क्या होगा l होगा और इसका आधा लंबाई l होगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है दो त्रिभुज बना हुआ है, अब यह दो त्रिभुज बना हुआ है तो या इस त्रिभुज को लीजिए या इस त्रिभुज को लीजिए, दोनों में से कोई एक त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो यह जो जा रहा है यहाँ पर B1 है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 है और नीचे की तरफ जो आ रहा है रेखा जो यह है B2 है और यहाँ पे जो कोण बना है वो क्या है थीटा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है पहले माना लिखेंगे, अब माना लिखने के बाद से जो है सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे माना एक चुंबक जिसकी लंबाई क्या है 2l है, मतलब ये जो चुंबक है इसकी लंबाई क्या है 2l है, उसके मध्य बिंदु O, इसके मध्य बिंदु क्या है O है, O से R दूरी पर, मतलब कितने दूरी पर R दूरी पर निरअक्षी स्थिति में एक बिंदु क्या है P है, निरअक्षी स्थिति में बिंदु क्या है P है, मतलब इस बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो लिख लेंगे आपका निरअक्षी स्थिति में एक बिंदु क्या है P है तथा उत्पन्न तथा वहां पर लिख लेंगे तथा P
बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान लेंगे बी है। तो अब ये त्रिभुज का मतलब दोनों में से कोई एक त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज जो है समकोण है। तो अगर इधर का त्रिभुज देखते हैं तो त्रिभुज का नाम क्या है, पी बी ओ। त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज पी बी ओ में। अब यहाँ पे चलेंगे, त्रिभुज क्या है, पी बी ओ में। अब यहाँ लिखेंगे सूत्र क्या होता है, तो सूत्र पढ़े होंगे, कर्ण का सूत्र होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट होता है लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का जो है वर्ग होता है। ये किसका सूत्र है, तो कर्ण का सूत्र है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ लंब कितना है, चित्र में देख लीजिए लंब कितना है इसमें, तो लंब जो है चित्र में लंब आर है और आधार कितना है, यल है। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बराबर हो जाएगा, अब लंब के जगह पे क्या लिखेंगे, तो लंब के जगह पे लिखेंगे आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग। मतलब कर्ण का मान जो है निकल गया और यहाँ पे जो है लिख लेंगे अंडर रूट, क्या लिखेंगे, अंडर रूट आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कर्ण का मान निकल गया। इसी प्रकार इधर भी जो कर्ण बना हुआ है उसका मान भी क्या रहेगा, अंडर रूट आर का वर्ग प्लस क्या रहेगा, यल का वर्ग रहेगा। अब यहाँ पे जो है एक बार जो है उत्तरी ध्रुव, एक बार क्या लिखेंगे, दक्षिणी ध्रुव में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता की गणना करेंगे। तो यन का नाम क्या है, उत्तरी ध्रुव है। तो अब यहाँ लिखेंगे उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव के कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B1 से प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि यह देखिए यन मतलब उत्तरी है और उत्तरी ध्रुव से अगर देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, B1 है। तो B1 है तो यहाँ लिखेंगे B1 का सूत्र क्या बनेगा, तो सूत्र बनेगा μ0/4 पाई यम बटा दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगा इसमें, पी बी, क्या लिखेंगे, पी बी का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्योंकि यह दूरी जो है क्या नाम है, पी बी है। चित्र में देख लीजिए पी बी, तो यहाँ लिखेंगे पी बी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मान रखेंगे तो क्या बनेगा, B1 बराबर μ0/4 पाई यम पीबी का मान। तो पीबी का मान कितना लिखना है, इसमें चित्र में देख लीजिए निकला है अंडर रूट आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग है। तो यहाँ पीबी के जगह पे लिखेंगे अंडर रूट आर का वर्ग प्लस यल का जो है क्या हो जाएगा, वर्ग का क्या बनेगा, वर्ग हो जाएगा। तो यह जो मान निकल गया है समझ में आ रहा होगा कि यह वर्ग कहाँ क्यों लिखे हैं, क्योंकि यह सूत्र होता है b बराबर होता है μ0/4 पाई यम बटा आर स्क्वायर होता है। तो r मतलब दूरी और ये दूरी किसका हो जाएगा, pb हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और ये pb का मान को यहाँ करेंगे रख लेंगे। अब यहाँ चाहे तो वर्ग से इसका कर्णिक आ जाएगा, हटा देंगे, वर्ग से कर्णिक क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ बनेगा B1 बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई और यहाँ होगा यम बटा वर्ग से कर्णिक हटेगा तो आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग हो जाएगा और बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो यह किस ध्रुव से था, तो यह उत्तरी ध्रुव के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र की क्या था, तीव्रता था। अब यहाँ उत्तरी ध्रुव के जगह पे अब क्या लिखेंगे, दक्षिणी ध्रुव लिखेंगे। बस थोड़ा सा समझेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ का उत्तरी ध्रुव से क्या बना, दक्षिणी ध्रुव के कारण। तो दक्षिणी ध्रुव के कारण जो है किस बिंदु पर, तो दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर लिखेंगे, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किससे प्रदर्शित करेंगे, तो वह V2 से प्रदर्शित करेंगे। V2 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ सूत्र क्या बनेगा, जैसे ऊपर जो सूत्र बना है सेम सूत्र बनेगा μ0/4
4 पाई और यहाँ यम है तो यम भी रहेगा बटा ये पीबी है। तो यह किस दिशा में था, देखिए यह उत्तरी ध्रुव के द्वारा जो है पीबी था और दक्षिणी ध्रुव के द्वारा क्या होगा, पी ए होगा। क्या होगा, पी ए। तो यहाँ लिखेंगे पी ए का वर्ग, क्या हो जाएगा, पी ए का क्या होगा, वर्ग होगा। पहले यहाँ पर पी बी था, ले अब क्या हो जाएगा, पी ए का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और पी बी का मान और पी ए का मान आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि वह कर्ण है। दोनों त्रिभुज में जब देखेंगे ध्यान से तो दोनों में वो क्या हो जाएगा, कर्ण है। तो यहाँ पी ए का मान जो भरेंगे, जो पी बी का मान भरे हैं वही मान जो है यहाँ पर किसका मान भर देंगे, पी बी का मान जो निकला था वही मान जो है पी ए के स्थान पे रखेंगे। तो अब मान को रखा जाएगा। तो अब यहाँ मान रखेंगे तो क्या बनेगा, यह बनेगा B2 बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई और यहाँ लिखेंगे यम बटा पी ए का मान क्या था, √r का वर्ग प्लस यल का वर्ग, वर्ग यहाँ कर लेंगे होल वर्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पी ए का क्या था, वर्ग था। तो ये पी ए का मान रख दिए, वर्ग कर लिए। अब अगला लाइन जो बनेगा वो बनेगा B2 बराबर होगा μ0/4 पाई यम बटा वर्ग से कर्ण हटा दीजिए r का वर्ग प्लस यल का वर्ग। समीकरण नंबर क्या बन गया, 2 बन गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है सेम मान आया है। जो पी ए का मान आया है, जो P1 और P2 का जो मान आया है, सेम जो मान निकला हुआ है। यदि आप अपने कॉपी में नोट कर रहे होंगे तो मान को मिलान कर सकते हैं कि B1 और B2 का जो मान निकला सेम है। अब यहाँ पे लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी यहाँ लिख रहे हैं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाएगा, तीव्रता। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगा वह बनेगा B बराबर होगा, तो क्या बनेगा, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। अब यहाँ कास का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोण बना हुआ है। तो जब कोण बना रहता है तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र में जो होगा ये क्या लिखेंगे, तीव्रता का, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, B बराबर B1 cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा, B2 cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर B1 का जो मान निकला वह रखेंगे और यहाँ जो मान B2 का निकला है यह मान रख लेंगे और cos थीटा का मान त्रिभुज के माध्यम से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे चित्र को देख लीजिए। अब ये चित्र को देखने के बाद से यह चित्र को देखिए, यह चित्र को देखिए। यहाँ पे जो कोण बना है क्या बना है, थीटा कोण बना है। यहाँ पे कोण क्या बना है, तो थीटा कोण बना है। तो अगर इस त्रिभुज को लेके चलते हैं तो थीटा माने थीटा है तो यह सामने देखेंगे तो लंब होता है, नीचे वाला आधार होता है और ये क्या होता है, कोण होता है। तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है, तो cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कोण होता है। तो आधार इसमें क्या है, यल है और कोण क्या है, √r का वर्ग प्लस क्या है, यल का वर्ग है। तो अब यहाँ पे जो है cos थीटा का पहले मान निकालेंगे। तो वह त्रिभुज का अगर नाम लिखना चाहते हैं तो त्रिभुज लिख सकते हैं, त्रिभुज जो है OBP में, मतलब त्रिभुज कौन सा लिए हैं, OBP में cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कोण होता है। अब यहाँ पे जो है कास का मान निकालेंगे। तो cos थीटा बराबर आधार क्या था, चित्र में यल था और क्या था, कोण क्या था, √ क्या था, r का वर्ग प्लस यल का वर्ग था। तो यहाँ किसका मान निकल गया, कास का मान जो है निकल गया। अब यहाँ पे जो कास का मान निकल गया तो अब इस सूत्र में जो है किसका किसका मान रख लेंगे, B1 का मान और कास का मान, B2 का मान, कास का मान। फिर लिखेंगे यहाँ B बराबर हो जाएगा, B1 का मान कितना आया था, तो B1 का मान μ0 क्या था, 4 पाई था और क्या था, यम बटा r का वर्ग प्लस यल का वर्ग था। गुणे कर लेंगे और कास का मान क्या है, यल बटा √ क्या है, r का वर्ग प्लस यल का वर्ग हो जाएगा। मतलब यह B1 का मान हो गया और यह cos थीटा का मान हो गया, प्लस हो जाएगा। B2 का मान क्या है, B2 का मान μ0/4 पाई और क्या है, यम बटा r का वर्ग प्लस यल का वर्ग गुणे यल बटा क्या हो जाएगा, √r का वर्ग प्लस यल का वर्ग हो जाएगा। मतलब ये B1 और ये कास का, यह B2 का मान और ये क्या है, कास का मान को क्या कर लेंगे, रख लेंगे और रख करके इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कॉमन जो है आपको दिखाई दे रहा है। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो है
दोनों जो है सेम है। म्यू जीरो 4 पाई यम आर स्क्वायर यल स्क्वायर, म्यू जीरो 4 पाई यम बटा आर स्क्वायर यल स्क्वायर, यल बटा अंडर आर स्क्वायर प्लस यल मतलब सेम है। जो यहाँ पे लिखा गया है यही मान यहाँ पे टोटल है, तो इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब इसको पूरा एक समझिए और इसको पूरा एक समझिए, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे म्यू जीरो अपान 4 पाई यम बटा आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर इंटू क्या होगा यल बटा अंडर रूट आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग। ये सब जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। अब 2 कैसे हो गया, क्योंकि यह पूरा मान और यह पूरा मान जो है सेम है। यह जो कास अलग है याद रखिएगा, इसमें कास नहीं है, कास के यहाँ मान निकाला गया है। तो यह पूरा मान और यह पूरा मान जोड़े तो 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे b बराबर हो जाएगा, अब यह म्यू जीरो बटा क्या है 4 पाई है और 2 को यल के पास करेंगे तो क्या लिखेंगे यम गुणे 2 यल हो जाएगा बटा हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग हो जाएगा, और यह अंडर रूट को अगर हटा दें तो क्या बनेगा आर का वर्ग यल का वर्ग का पावर क्या होगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि जब यह अंडर रूट हटता है तो पावर क्या होता है 1/2 हो जाता है। तो और यह 2 कहाँ गया यल के पास पहुँचा दिए। अब ये सूत्र बन गया यम गुणे 2यल जो है फार्मूला है, यम गुणे 2यल किसका फार्मूला है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यम गुणे क्या होता है 2यल होता है। तो यम गुणे 2यल के जगह पे क्या लिखेंगे अब यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल यम हो जाएगा। तो अगला लाइन जो बनेगा अब यहाँ लिखेंगे b बराबर होगा म्यू जीरो होगा बटा होगा 4 पाई होगा और यम गुणे 2यल जो है वह क्या बन जाएगा कैपिटल यम बन जाएगा बटा। अब यहाँ पे जो है इस पावर को जोड़ लेंगे, यहाँ पावर जो है 1 है और यहाँ पावर 1/2 है, तो जब 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 2 1 2 और 1 जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा 3/2 हो जाएगा। मतलब यह और यह को दोनों को जब मिलाया जाएगा तो पावर क्या बन जाएगा, तो पावर यहाँ बनेगा आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग का पावर क्या बनेगा 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ का पावर 1 है और यहाँ पावर 1/2 है, दोनों पावर जोड़ लिया जाएगा तो पावर क्या बन जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब चित्र के अनुसार अगर देखा जाए तो आर का मान जो है क्या लिखेंगे यहाँ पर आर की तुलना में जो है यल का मान बहुत कम है। चित्र में अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि आर का मान जो है बड़ा है और यल का मान बहुत छोटा है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि आर की तुलना में यल का मान बहुत क्या है कम है, इसलिए यल स्क्वायर को क्या करेंगे छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे जो है एक लाइन जो है लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा कि आर के तुलना में, किसके तुलना में आर के तुलना में यल का मान क्या है बहुत कम है, यल का मान क्या है बहुत कम है। आर के तुलना में यल का मान क्या है बहुत कम है, इसलिए यहाँ चूँकि लिख लीजिएगा और यहाँ लिखिएगा इसलिए यल स्क्वायर क्या करेंगे छोड़ देते हैं, यल स्क्वायर को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि आर की तुलना में यल का मान बहुत कम है तो यल स्क्वायर का मान भी बहुत कम होगा, तो यल स्क्वायर को क्या करेंगे छोड़ देते हैं। अब यहाँ यल स्क्वायर को जब छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर b बराबर बचेगा म्यू जीरो अपान 4 पाई यम बटा आर का स्क्वायर, पावर क्या है यल स्क्वायर को छोड़ दिए तो बचा पावर क्या है 3/2। अब ये 2 घात से 2 घात को काट देंगे, काटने के बाद से क्या बचेगा b बराबर म्यू जीरो अपान 4 पाई और क्या बचा यम बटा और क्या बचेगा यहाँ पर आर का क्यूब, मतलब आर की पावर क्या है 3 घात हो गया। यह जो सूत्र आया किस स्थिति में आ गया, निरअक्षीय स्थिति में जो है किसका सूत्र है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है।
थे वो 1842 में इन्होंने क्या दिए थे, 2 नियम दिए थे जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा वितरण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब जटिल परिपथ में धारा का मान की गणना कर सकते हैं। अगर सरल परिपथ है तो ओम के नियम से धारा का मान ज्ञात किया जाता है, और जटिल परिपथ है तो किरचॉफ के नियम के सहायता से धारा का मान ज्ञात किया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि इनका जो नियम बना है वह किस पर आधारित है, तो धारा वितरण पर आधारित है। याद रखें, यहाँ बीच क्या लिखा गया, धारा वितरण ज्ञात कर सकते हैं, मतलब धारा को ज्ञात करने के लिए यह नियम को बनाया गया है। और यह 2 नियम पे आधारित है। पहला जो है आवेश संरक्षक के नियम पर, और दूसरा जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो किरचॉफ का नियम क्या है समझ लिए होंगे, इसे अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, किरचॉफ ने प्रथम नियम में क्या बात बताए थे। तो किरचॉफ का प्रथम नियम है वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इन्होंने बताए थे। तो पहले इनके नियम को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, इसके बाद आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा जिससे आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो यहाँ नोट कीजिए, वैद्युत परिपथ, वैद्युत परिपथ, वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इन्होंने पहला जो नियम दिए थे, वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात यहाँ लिख लेंगे अर्थात, और अर्थात लिख करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, कामा लिखेंगे, और कामा लिखने के बाद से बीजगणितीय योग मतलब इसको कहेंगे सिग्मा, इसका नाम है, याद रखिएगा, बीजगणितीय योग कहते हैं। और यहाँ पे हो गया धारा बराबर क्या है, 0। अब इसी में जो है इनका नियम प्रथम नियम है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको याद हो जाएगा। यह जो सिग्मा बना है, ऐसे जो सिग्मा बनाया गया, इसका नाम बीजगणितीय योग है। तो क्या है, किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अब यहाँ पे सिग्मा आई बराबर 0 जो नोट किए हैं, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक धारा है, ये धारा है, और यहाँ से भी धारा आ रहा है, यहाँ से भी धारा है, यहाँ ये भी धारा है, और यह भी धारा है, और एक और बना लेते हैं, यह धारा है। तो इसमें जो है यहाँ से देखेंगे ध्यान से, यह संध की ओर धारा आ रहा है, ये भी संध की ओर आ रहा है, और ये भी जो है संध की ओर आ रहा है, और यह जो है संधि से दूर जा रहा है, और ये भी संधि से क्या है, दूर जा रहा है, और संधि से ये दूर जा रहा है। तो इसमें ध्यान देना है कि कौन सी धारा आ रहा है और कौन सी धारा जा रहा है। तो अगर इसका नाम हम लिख दें I1 है, और इसका नाम लिख दें I2 है, और इसका नाम लिख दें I3 है, और इसका नाम I4 है,
और इसका नाम I5 है और इसका नाम I6 है। यह यहाँ पर जो है 6 धारा आपको दिखाया गया है। इसमें से जो 3 धारा जो है संधि की ओर आ रहा है और 3 धारा जो है संधि से दूर जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ नोट कर लेंगे I1 जो है संधि की ओर है, तो इसलिए I1 जो रहेगा प्लस रहेगा, प्लस हो जाएगा। I2 भी क्या रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, प्लस I3 भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अब यहाँ जो है I4 क्या है, तो I4 जो है माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि संधि से दूर जा रहा है। प्लस I जो 5 है वो भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। प्लस कर लेंगे I जो है माइनस जो है 6 हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे I1 I2 I3 जो है प्लस होगा, I4 I5 I6 जो है माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि यह संधि से दूर जा रहा है। तो अगला लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 और प्लस माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा, माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यह जो क्या आया, मतलब किसी भी परिपथ पर जो हमारा किसी परिपथ किसी भी बिंदु पर, मतलब यहाँ जो बिंदु है, बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या आ गया है, 0 के बराबर आ गया है। तो यह सूत्र को आप सभी विद्यार्थी तैयार रखिएगा, क्योंकि इसी सूत्र के सहायता से न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि कौन धारा धनात्मक होगा और कौन धारा जो है ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे और भी धारा बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक 6 धारा ही बनाएंगे। यहाँ पर आपको I7 भी लिख सकते हैं, I8 भी बना सकते हैं। बस यह ध्यान देना है कि धारा किधर जा रहा है, मतलब संधि की ओर है या संधि से दूर की ओर जा रहा है, बस इस पर आपको ध्यान देना है। अगर ये माइनस को अगर पक्षांतर कर दें तो क्या बन सकता है, तो यहाँ जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर कर दें तो यह पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, R4 बन जाएगा, R5 बन जाएगा, I जो है 6 बन जाएगा। तो यहाँ जो है I1 I2 I3 और यह I4 I5 I6 जो है ये क्या बन गया, धनात्मक कब हो गया, धनात्मक कब हुआ, जब इसको क्या किए हैं, पक्षांतर कर दिए हैं। तो यह सूत्र को भी आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। तो यह किरचॉफ का प्रथम नियम था। तो प्रथम नियम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे इसको सिद्ध किया गया है। सिग्मा आई को जब हटाएंगे तो इसको प्रसार करते हैं, यह सिग्मा आई का नाम है बीजगणितीय योग होता है। जब इसको हटाएंगे तो इसको प्रसार कर लेंगे, बराबर 0 कर लेंगे, फिर यहाँ पर जो है प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस वाले मान को पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि की ओर आने वाली जो धारा का योग और संधि से जो दूर जाने वाली धारा का योग के क्या है, बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं जो यह मान आया है इसका जो है इसके बारे में लिख सकते हैं कि वैद्युत, अब यहाँ नीचे जो है नोट कर लेंगे कि वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, मतलब जो है अभी I1 I2 I3 जो धारा देख रहे हैं वह संधि की ओर आने वाली धारा है। तो वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, योग मतलब जोड़, और यहाँ कामा दिया गया है, मतलब संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए यहाँ पे बराबर है, मतलब संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग के क्या है, बराबर होता है। अब इसमें और भी लिख लेंगे, वैद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धारा क्या होता है, धनात्मक होता है, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं क्या होता है, ऋणात्मक होती हैं। मतलब जो संधि की ओर जो धारा आता है वह धनात्मक माना जाता है, और जो संधि से दूर जो धारा जाता है वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और यह जो नियम है किस नियम पे आधारित होता है, तो यह जो नियम है
आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। मतलब यह जो नियम किरचॉफ का प्रथम नियम जो बना हुआ है वह किस पे नियम पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आप सभी विद्यार्थी किरचॉफ का प्रथम नियम अच्छे से समझ लिए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, निश्चित है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा यह ध्यान देना है कि संधि की ओर आने वाला जो धारा धनात्मक और जो संधि से दूर जाने वाली धारा क्या है, ऋणात्मक इसमें माना गया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे जो चित्र बना है, अब चित्र के बारे में समझेंगे कि यहाँ पे जो है 3 प्रतिरोध लगा है, R1 R2 R3 है, और यहाँ 2 सेल लगा हुआ है, E1 E2 है, और पहले सेल में बहने वाली धारा जो है I1 है और दूसरे सेल में बहने वाली धारा क्या है, I2 है। तो यह जो बना हुआ है तो इसे बंद पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंद पास कहा जाएगा। तो इसका जो नियम है बहुत ही आसान है, बस इसके सूत्र अगर आपको याद है तो समझिए किरचॉफ का नियम आपका द्वितीय याद हो जाएगा। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, अब यहाँ पे पहले इसके बारे में समझ लीजिए। किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास, जो बंद पास बना हुआ है, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो अभी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि यह क्या लिखा गया है। अगर यह सूत्र आपको याद हो जाए, इसका नाम क्या है, बीजगणितीय है, इसका नाम क्या है, धारा है, और इसका नाम क्या है, प्रतिरोध है, बराबर है, इसका नाम बीजगणितीय है, और यहाँ जो है ई है वैद्युत वाहक बल है। तो अब इसी से सूत्र के सहायता से ऊपर को जो लिखा गया है इसी से बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अब क्या कहेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, आई का नाम क्या है, धारा, और उसके क्या है, संगत प्रतिरोध के गुणनफल, यहाँ बीच में गुणा है, गुणनफल के बीजगणितीय योग, इसका नाम बीजगणितीय योग है। तो यहाँ धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के क्या कहेंगे, बीजगणितीय योग, और उसके क्या हो जाएंगे, समस्त वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यह जो नियम ऊपर लिखा गया है इसी में इसका नियम छिपा हुआ है, बस बनाना आपको सीखना है कैसे बनाना है। बस इसका नाम याद रखेंगे, बीजगणितीय योग है, इसका नाम धारा, इसका नाम प्रतिरोध, बीच में गुणा है तो गुणनफल, और इसका नाम है बीजगणितीय योग, इसका नाम वैद्युत वाहक बल, इसका नाम बराबर। सब मिला करके जब जोड़ेंगे तो यही बनेगा, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में बहने वाली क्या, धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग उसके समस्त वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप सभी विद्यार्थी यह द्वितीय नियम अच्छे से समझ लिए होंगे। इसका द्वितीय नियम आपको या जो लिखा गया इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इससे बनाने की ज़रूरत है। आप इस नियम से या इसको बना करके अपनी कॉपी में लिखिए, निश्चित है द्वितीय नियम आपको याद हो जाएगा। तो यह द्वितीय नियम किस पे आधारित होता है और ये द्वितीय नियम का दूसरा नियम क्या है, तो द्वितीय नियम का नाम याद रखिएगा कि धारा भी नियम कहते हैं या उसे वोल्टता का नियम, और ऊर्जा संरक्षण के नियम पे क्या होता है, आधारित होता है। तो नीचे नोट कर लीजिए, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ऊर्जा के संरक्षण का व्यक्त करता है। मतलब जो किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित था, तो आवेश संरक्षण पे आधारित था, और किरचॉफ का दूसरा जो नियम है ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं। इसे किरचॉफ का कौन सा नियम, वोल्टता नियम भी कहा जाता है, और इसे पास का भी नियम कहते हैं। बंद पास है इसलिए इसको क्या कहेंगे,
पास का भी नियम कहा जाता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब इन दोनों नियम पर हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। तो द्वितीय नियम जो है बस इसी में छिपा हुआ है, आपको बनाना है। कैसे बनाना है, जब इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके बाद से यहाँ से बनाने का प्रयास कीजिए कि द्वितीय नियम एकदम आसान हो जाए। देखने में लग रहा है बहुत बड़ा आंसर है, लेकिन कुछ नहीं है, इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है। तो आज का पढ़ाई जो है प्रथम नियम और द्वितीय नियम को बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, 2 बार पढ़िएगा, निश्चित ही परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो आज का पढ़ाई